हेलो एवरीवन, सोशल सफियर बाय वनीता पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हम फर्स्ट पास द पोस्ट के बारे में बात कर रहे थे और इसके हम डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस कर रहे थे। आई होप आप सबको वो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हम आगे जो बाकी के लेफ्ट हैं हमारे डीमेरिट्स उनको कंटिन्यू करते हैं। जो फर्स्ट पास द पोस्ट है उस सिस्टम में मनी का रोल बहुत ज़्यादा है। जैसे पूरा साल पार्टीज फंड्स ही कलेक्ट करती रहती हैं या वो टिकट उन लोगों को देती हैं कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शंस जो रिच लोग होते हैं। और भी बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं हम उस टाइम में फेस करते हैं, जैसे कि जितना इलेक्शन कमीशन लिमिट फिक्स करते हैं कि आपने इतनी ही लिमिट तक पैसा स्पेंड करना है ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन या इलेक्शन प्रोसेस या उसको कैंपेनिंग के टाइम, लेकिन पार्टीज या कैंडिडेट उससे बहुत ज़्यादा मनी जो है वो स्पेंड कर देते हैं। यहाँ तक कि पैसे का रोल इतना इन्फ्लुएंशियल है कि ये यूज़ किया जाता है वोट्स को बाय करने के लिए भी, कि वोट्स को भी बाय किया जा सके, जिससे कि जो डिसीजन है लोगों का जो फेयरली आना चाहिए वो इन्फ्लुएंस होता है। तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट में ये सबसे बड़ा डिमेरिट हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम आती है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की। अब आप कहोगे ये कैसे प्रॉब्लम है। हमने जब पिछली वीडियो की थी तो उसमें हमने बात किया था कि स्मॉल पार्टीज़ को बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता आगे आके अपनी बात रखने का। तो सेम वे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं जो शायद वाकई ही देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी भी से नहीं होती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कोई बड़ी पार्टी किसी कैंडिडेट को नहीं देती है टिकट अपने, तो वो बाहर निकल के जो क्या बन जाते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो इसका बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ गया कि वोट्स की डिवीज़न हो जाएगी। अगर वोट्स की डिवीज़न ज़्यादा हो जाती है तो जो मैंडेट आने वाला है वो किसी हाल में भी प्योर नहीं होगा, क्योंकि जो जेन्युइनली चाह रहे हैं कि ये पार्टी आए उनकी तो डिवीज़न हो गई ना वोट्स की। सो दैट इज़ वाई ये भी एक बहुत बड़ी इसकी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट डीमेरिट की तरफ चलते हैं जो बात करता है रीजनलिज्म का। देखो, जब इलेक्शन होता है इसमें कास्ट हो गया, कॉम्युनलिज्म हो गया, रीजनलिज्म हो गया, ये बहुत ही कॉमन फैक्टर्स हैं। इनका इम्पैक्ट हमें इतना देखने को मिलता है इन इलेक्शंस में जो कि लोकसभा के या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं, कि लोग दूसरे कैंडिडेट को डिनाई कर देते हैं अगर वो उस एरिया को बिलोंग ही नहीं करता, कि ये तो हमारे रीजन का है ही नहीं। और फिर जब रीजनल पार्टीज आती हैं तो वो रीजन की बात करती हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं करेंगी, जिसके कारण नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सेक्रीफाइस करता है। अगर ये लोकसभा का इलेक्शन है तो हमें ऐसा लीडर चाहिए जो कि नेशनल इंटरेस्ट की बात करता होगा। लेकिन जब हम रीजनलिज्म में आ जाते हैं, किसी छोटी पार्टी को या रीजनल पार्टी की तरफ हम इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं, तो उस टाइम हम सिर्फ अपने रीजन के उसकी पॉइंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक ब्रॉडर इशू की बात नहीं कर रहे हैं। तो रीजनलिज्म भी बहुत बड़ा एक हिंड्रेंस है इस पाथ में, क्योंकि वो डिवीज़न कर देता है और नेशनल फीलिंग को भी वो कहीं ना कहीं स्टॉप कर रहा है, उस चीज़ को डेवलप होने से वो रोक रहा है। अब एक और चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इन इलेक्शंस पे, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन, या हम हिंदी का वर्ड यूज़ करते हैं ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण का मतलब है कि मुझे किसी तरह से भी कोई भी चाहे पैरामीटर्स को यूज़ क्यों ना करना पड़े, लेकिन वोट्स को मैं अपने हक में लेके आऊँगा ही आऊँगा। सो अगर ध्रुवीकरण को समझना है तो इसका मतलब है अट्रैक्ट करना। अब किसी को हम किसी तरह भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलीजन के नेम पे अट्रैक्ट कर सकते हैं, रीजन के नेम पे, या कुछ भी मुफ्त की चीज़ें बांटने के नाम पे हम किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारा ऐसा मास है हमारी कंट्री में जो उन चीज़ों को लेके इन्फ्लुएंस हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है और अपनी वोट को सही तरीके से कास्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट भी नहीं कई बार फॉर्म हो पाती है। और इससे जो मोस्टली इस तरह की चीज़ें होती हैं उनमें बड़ी बड़ी नेशनल पार्टीज जो होती हैं ना, वो ऐसे आपको मन लुभावने ज़्यादा देते हैं चीज़ें बजाय कि किसी छोटी पार्टी के। तो फ्री के ऑफर्स बड़ी पार्टीज ज़्यादा देती हैं।
तो इस चक्कर में जो छोटी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज या रीजनल पार्टीज हैं, वो इनके आगे टिक भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके इतने फंड्स ही नहीं होते कि वो फ्री वाला जो है वो राग अलाप सकें। तो ये थे कुछ डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के लिए। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो मैं उसका लिंक आपको सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब आगे चलते हुए हम बात करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू हमारी कंट्री में राज्यसभा के मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है, प्लस द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब इस सिस्टम को हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम मानते हैं, क्योंकि इसको समझना थोड़ा ट्रिकी माना जाता है, बट कोई बात नहीं, वी विल डू इट सो इजीली। पर उससे पहले समझिए कि इंडिया ने जो सिस्टम अडॉप्ट किया है उसमें हम क्या कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। हम यहाँ पे वोट्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैसे करते हैं वो भी इस वीडियो के एंड तक आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब जब हम राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं तो हम किसी एक मेंबर का इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। उस टाइम जो हमारे इलेक्टेड एमपीज हैं वो मल्टीपल मेंबर्स होते हैं, उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनको एक इस तरह से बैलेट पेपर दिया जाता है जिसके ऊपर डिफरेंट पीपल जो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, उनका नाम लिखा जाता है और उनको अपनी प्रेफरेंस देनी पड़ती है कि नंबर 1 पे ये हैं, नंबर 2 पे ये हैं, नंबर 3 पे ये हैं। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से, लेकिन उससे पहले हम इसमें एग्जाम्पल किसका लेंगे, राज्यसभा का, ताकि आपको इजीली समझ आए कि राज्यसभा के मेंबर्स किस तरह से इलेक्ट होते हैं। तो इंडिया में राज्यसभा के लिए पूरी कंट्री को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन दे हैव। अलग अलग एरियाज़ की अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से, जैसे उत्तर प्रदेश को 31 राज्यसभा की सीट्स दी गई हैं, वेस्ट बंगाल में 16 हैं, गुजरात में 11 है, हरियाणा में 5 हैं, दिल्ली में 3, गोवा में 1, तेलंगाना में 7। तो डिफरेंट सो ऑन डिफरेंट पॉपुलेशन के हिसाब से इनको डिवाइड कर दिया गया है। तो इनके इलेक्शन वैसे कई जगहों पे, कई कंट्रीज़ में जहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है, पूरे कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी समझा जाता है, लेकिन इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, इसीलिए इसको पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया है। अब हम एग्जाम्पल में पिकअप करते हैं स्टेट गुजरात की। हम जब स्टेट गुजरात की बात कर रहे हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 11। पर देखो 11 सीट्स तो वेकेंट नहीं ना हो सकती हैं, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर्स ऑलरेडी इलेक्ट होते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 6 years और 1/3 मेंबर्स जो हैं उनके इस तरह सीक्वेंस पे हर साल रिटायर हो रहे हैं। तो जिस स्टेट में जितनी सीट्स वेकेंट हो रही हैं, इलेक्शन सिर्फ उसके लिए होंगे, पूरी 11 के लिए नहीं होंगी। तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि गुजरात में 3 सीट्स के लिए वैकेंसी है और यहाँ पे 3 सीट्स के लिए इलेक्शंस जो हैं वो कंटेस्ट होने हैं और यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है। अब जैसे बैलेट पेपर दिया, उस पे आपको प्रेफरेंस लिखना है कि मैंने पहला इनको सिलेक्ट किया, दूसरा इनको, तीसरा इनको, फोर्थ इनको एंड सो ऑन। इस तरह से जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको आप प्रेफरेंस देते हो। अब प्रेफरेंस के बाद दूसरी चीज़ जो आपको समझने वाली है, ये तो हो गया कि हाँ इस तरह से इलेक्शन जो है वो वहाँ पे होंगे, लेकिन अब वोट कौन डालने वाला है, वो एमएलएस जिनको गुजरात के लोगों ने सिलेक्ट करके इलेक्ट करके भेजा है। अब टोटल नंबर ऑफ एमएलएस गुजरात में कितने बैठे हैं, 182 और राज्यसभा की सीट्स कितनी है, 11। पर वैकेंसी किनके लिए है, 3 मेंबर्स हैं जो रिटायर हुए जिनके लिए वैकेंसी है। अब फॉर अ बिट हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमने एक मेंबर की वैल्यू दी है वोट की 50। जैसे हम वोट डालने जाते हैं तो हमारी वोट की 1 person 1 वैल्यू है, लेकिन जब ये वोट डाल रहे हैं तो इनकी वोट की एक वैल्यू रख दी गई है, दैट इज 50। तो टोटल नंबर ऑफ एमएलएस कितने बैठे हैं गुजरात की असेंबली में, 182। तो 182 इंटू 50 करते हैं तो आंसर आता है 9100। अब कोटा क्या है कि एट लीस्ट आपको इतनी वोट्स तो लेनी है, यहाँ पे इतनी % आपके पास वोट्स आनी ही चाहिए। अब कोटा में क्या है,
जो 9100 आया है हमारा, दैट इज़ इन सब की वोट्स को 182 मेंबर्स की जो 50 के साथ हमने इनटू किया है उससे आंसर आया हमारा 9100। 9100 डिवाइडेड बाय 3 क्या है, वेकेंट सीट्स प्लस 1, इसका जो आंसर आएगा दैट 2275, और इस 1 को प्लस किया जब हमने इसमें तो आंसर हुआ 2276। अब इसका मतलब हुआ कि एक मेंबर को 2276 वोट्स मिलनी चाहिए। तो लेट्स अंडरस्टैंड लाइक दिस कि टोटल मेंबर है 182, हर एक मेंबर की वोट की वैल्यू है 50, राज्यसभा की सीट्स हैं 3। तो जब हम कोटा क्रिएट करते हैं तो उससे हमें फॉर्मूला के बाद आंसर मिल रहा है 2276। अब जब हम 2276 को फिर से 50 के साथ डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने हर एक मेंबर की वैल्यू क्या रखी है 50, तो एटलीस्ट 46 मेंबर्स का सपोर्ट रिक्वायर्ड है जीतने के लिए। आप करके भी देख लीजिए, मल्टीप्लाई 46 के साथ इंटू 50, तो आंसर यही आने वाला है। तो उतने मेंबर्स का जो है हमें वोट रिक्वायर्ड है। अब पहला राउंड होगा, सेम उसी तरह से उनको पेपर्स मिलेंगे, बैलेट पेपर्स, और उसी तरह से उनको उस पर अपनी प्रेफरेंसेस लिखनी है। अगर हम ये मानते हैं कि जो फर्स्ट कैंडिडेट उन्होंने सिलेक्ट किया है उसको 5000 वोट्स मिली हैं, 5000 वोट्स मतलब कि उनको अप्रॉक्सीमेटली 100 पीपल ने सिलेक्ट कर लिया है, 100 मेंबर्स के वोट्स उनको मिल गए हैं, जबकि हमारा टारगेट कितना है 46 मेंबर्स का। तो पहले राउंड में अनडाउटेबली फर्स्ट कैंडिडेट जो हैं हमारे वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो इनको क्यों सिलेक्ट हो गए, क्योंकि इनको 5000 वोट्स मिली हैं, मींस इनको 100 पीपल ने सपोर्ट किया है। और उसी तरह जो सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, ये आप देखिए जो सेकंड वोट है इनको 1000 वोट्स मिली हैं, इसका मतलब 1000 वोट्स हैं, इनको 20 मेंबर्स ने सिलेक्ट किया है। देन 1550 वोट्स हैं, इसका मतलब इनको 31 मेंबर्स ने सिलेक्ट किया है। और जिनका सबसे कम है दैट इज 700 वोट्स, इनको सिर्फ 14 लोगों ने प्रेफरेंस दी है, तो ये फर्स्ट राउंड में बाहर चले जाएंगे। अब फर्स्ट राउंड के बाद ये एलिमिनेट हो चुके हैं, इनको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। फिर सेकेंड राउंड का इलेक्शन आता है। आपको जो मैंने पहले समझाया था सेम देखिए, 5000 वोट्स विनिंग कैंडिडेट ने जो है वो सिक्योर की हैं, और ईच वोट की जो वैल्यू है वो 50 है, तो 100 मेंबर्स ने उनको सिलेक्ट किया है। अब क्या होगा, जो हमारा 700 वोट्स वाले मेंबर को जिसने 14 मेंबर्स ने वोट डाली है, अब उन्होंने पहली प्रेफरेंस में भी इन्हीं को रखा हो जिनको 700 वोट्स मिली हैं, तो सेकंड प्रेफरेंस हो सकता है उन्होंने जो है हमारा जो सेकंड कैंडिडेट है नेताजी इनको दी है, और जो थर्ड प्रेफरेंस मोस्टली गई है वो गई है इनको। तो जो जिसको सेकंड प्रेफरेंस है उसको ज़्यादा वोट्स चली गई, जितने लोगों ने इनको सेकंड प्रेफरेंस माना था और जिन्होंने इनको थर्ड प्रेफरेंस माना था, इस तरह से वोट्स को डिवाइड कर दिया गया। फिर से इलेक्शंस होंगे, फिर वोटिंग होगी, फिर इसी तरह से जिनको 46 मेंबर्स का वोट मिल जाएगा वो क्लियर कट जीत जाएंगे, और जिनको नहीं मिलेगा वो जो है वो एलिमिनेट होते जाएंगे, उनको उस राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। और ये प्रोसेस जो है तब तक कंटिन्यू चलता रहेगा वोटिंग का, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड सो ऑन, जब तक कि 3 मेंबर्स सिलेक्ट नहीं हो जाते हैं, और जो बाहर निकलता जाएगा हर राउंड में उसकी वोट्स को उसके सेकेंड थर्ड प्रेफरेंसेस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इसको जो सेकेंड और थर्ड प्रेफरेंस को वोट दे दिया गया है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। रिमेंबर, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी वोट लॉस नहीं होता है, क्योंकि अगर कैंडिडेट बाहर चला गया तो कोई बात नहीं, उसकी प्रेफरेंसेस को फर्दर वोट का डिवीजन हो गया है ना। लेकिन जो फर्स्ट पास द पोस्ट है उसमें अगर एक कैंडिडेट जो है उसने 22 वोट्स मिल रही हैं, एक को 13 मिल रही हैं, एक को 15 मिल रही हैं, तो जीतने वाला कौन है, जिसको 22 वोट्स मिल गई हैं।
लेकिन जिसको 13 और 15 वोट्स मिली हैं वो वोट्स तो वेस्ट हो गई ना, उसका तो कोई मायने ही नहीं है ना। अब वो कहीं कंसीडर नहीं हो रही हैं। वोट्स किसकी कंसीडर हो रही हैं? इन 22 की, क्योंकि ये जीत गए हैं। पर जब हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, इस सिस्टम में कोई भी वोट वेस्ट नहीं होती है, क्योंकि हम इंडिया में जो यूज़ करते हैं सिस्टम वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो हर एक वोट की वैल्यू जो है वो है, और ये सिस्टम बहुत सारी कंट्रीज अडॉप्ट करती हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका है, कनाडा है, उनके म्यूनसिपैलिटीज़ के जब इलेक्शंस होते हैं, या ब्रिटेन की बात करें तो वो हाउस ऑफ कॉमन्स के जब इलेक्शंस होते हैं, इंडिया की बात करें तो जब राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, तब हम इस सिस्टम को यूज़ करते हैं। आई होप आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया है। जल्दी ही मिलते हैं इसके कॉन्टिन्यूशन लेक्चर में, और आगे हम इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करेंगे। तब तक के लिए एजुकेशन कंटिन्यू रखिए, और सोशल सफियर बाय वनीता को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।